नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड पीसीएस क्लासेस में। और जैसा कि हम भारत की राज्य व्यवस्था की सीरीज में संवैधानिक विकास को कंप्लीट कर चुके थे और 1773 से 1946 तक की जो हमारी यात्रा थी उसे हम पढ़ चुके थे। ठीक है, और हम देख चुके थे कि भारत को यहाँ पर आज़ादी मिल गई। ठीक है, और संविधान निर्माण, अब हमारे सामने जो प्रश्न था वो था संविधान निर्माण का। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार से हुई, कितने लोग इसमें थे, किस संस्था ने उसकी रचना करी। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान निर्माण हमारा टॉपिक है आज। ठीक है, संविधान निर्माण, इसकी पृष्ठभूमि को आप समझ चुके हैं कि संविधान निर्माण का जो प्रश्न था, संविधान निर्माण की जो बात थी भारतीयों द्वारा, वो कहाँ से शुरू हुई थी। सबसे पहले 1928 में नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहला प्रयत्न था भारतीयों द्वारा स्वयं का संविधान निर्माण करने का। अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहले अंग्रेजों ने यह मांग स्वीकार करी थी कि ठीक है, भारतीयों के लिए हम एक संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्रिप्स मिशन में भी संविधान निर्माण की बात को स्वीकार किया गया था, किंतु प्रांतों के लिए आज़ादी थी कि वो यदि संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो आज़ाद हो सकते हैं, इसलिए क्रिप्स मिशन का बहिष्कार हुआ। ठीक है, उसके बाद जब हम कैबिनेट मिशन पढ़ते हैं तो कैबिनेट मिशन में सबसे पहले भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की बात को स्वीकार किया गया, सबसे अंत में, और कहा गया कि संविधान निर्माण करने वाली जो संस्था है अर्थात संविधान सभा, इसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। और संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनके चुनाव की भी बात कही गई कि वो लोग कौन होंगे। तो कहा गया कि वो लोग 1935 के अधिनियम से जो चुनाव हुए थे विधान मंडलों के, तो इन विधान सभाओं में जो सदस्य थे 1935 के चुनाव द्वारा जो विधानसभा के सदस्य चुने गए थे, इन सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना जाएगा। तो यह बात हुई थी। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी को हम पढ़ चुके थे। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के द्वारा, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस लाइन को सबसे पहले समझते हैं। इस लाइन को समझते हैं तो जो चुनाव हुए थे उसमें बहुत सारे विधान जो सभाएं थी उनमें बहुत सारे सदस्य थे। ठीक है, ये सब सदस्य, तो इन सदस्यों ने अपने बीच से क्या किया, चुनाव किया, कुछ सदस्यों को भेजा संविधान सभा के सदस्यों के रूप में। ठीक है, ये संविधान सभा थी। ये ये है संविधान सभा। ठीक है, और ये है विधानसभा। तो विधानसभा के लोगों ने चुनाव किया संविधान सभा का, और विधानसभा के लोगों का चुनाव किसने किया है, ये किया है जनता ने। ठीक है, तो जनता ने जनता ने विधानसभा को चुना है और विधानसभा ने संविधान सभा को चुना है। तो जो यह प्रणाली चुनाव की कहलाती है, यह कहलाती है अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी नहीं है डायरेक्ट संविधान सभा को चुनने में, लेकिन विधानसभा के सदस्यों के माध्यम से जनता ने अपनी भागीदारी निभाई है। तो इस प्रणाली को कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, जैसा कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में होता है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। कई बार प्रश्न पूछते हैं। ठीक, अब जो सदस्य थे संविधान सभा में, तो एक सदस्य लगभग 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षा में आता है।
संविधान सभा की कुल संख्या 389 थी और इसमें 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश भारत के अधीन 11 प्रांतों से थे। ठीक है, और 4 प्रतिनिधि कमिश्नरी राज्य दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान से थे, ब्रिटिश बलूचिस्तान से थे। ठीक है, और बाकी जो है देसी रियासतों से थे। यह सब संविधान सभा के बारे में था कि संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, कितने उसमें लोग थे। ठीक है, और कैसे उन्हें चुना गया। अब पढ़ते हैं संविधान निर्माण की जो बात है कि किस प्रकार से संविधान निर्माण को उन लोगों ने अंजाम दिया और कैसे कैसे यह क्रम आगे बढ़ा। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई वह हुई 9 दिसंबर 1946 को और यह हुई थी पुस्तकालय भवन में दिल्ली में। ठीक है, पुस्तकालय भवन जिसे आज क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल कहा जाता है। तो इसमें प्रथम बैठक हुई थी। ठीक, और उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है, तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे, पूछा जाता है। उसके बाद अगली मीटिंग में जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, इस मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, अब ये बात हो रही है स्थायी अध्यक्ष की। ठीक है, तो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जो मुखर्जी थे, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, इन्हें उपाध्यक्ष चुना गया था, पूछा जाता है कई बार। तथा बी.एन. राव जी जो थे, उन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, क्या चुना गया, संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। तो ये 3 नाम अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं आगे। 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, इसके बाद जो मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इस दिन सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव, ये पारित किया गया था और जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ठीक है, और इसके बाद संविधान रचना हेतु विभिन्न समितियां बनी। अब समझते हैं उद्देश्य प्रस्ताव अपने आप में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। पहला तथ्य इसके बारे में यह है, इनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। और महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि संविधान का निर्माण किस प्रकार से होगा, हमारा उद्देश्य क्या है संविधान निर्माण का। ठीक है, तो इसका एक ओवरव्यू था इसमें। ठीक है, ओवरव्यू एक दर्शन था कि भाई हमें किस प्रकार का संविधान चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, तो यह इसमें समाहित था और इसी के आधार पर जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है, वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव की बुनियाद पर टिकी हुई है। उसे ही उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। संविधान सभा के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों की भी स्थापना की गई थी। उनमें से सबसे पहली समिति थी प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। तो बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। उसके बाद जो अगली सूची थी, अगली समिति थी, वो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा जो है संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता की गई थी। उसके बाद अगली सूची थी संघ संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और सबसे महत्वपूर्ण इनमें से अल्पसंख्यक और जनजातीय तथा अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति तथा मूलभूत अधिकार समिति, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और इस समिति की 2 अपनी उप समितियां भी थी, जिनमें से पहली है मूल अधिकार उप समिति, अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, तथा दूसरी समिति थी अल्पसंख्यक उप समिति, अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। नियम समिति की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति की अध्यक्षता भी इन्होंने ही की। राज्यों के लिए समझौता समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की और तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद जी के अध्यक्षता में उसने कार्य किया। ठीक है, समितियों का
कार्य बहुत महत्वपूर्ण था, सबको अलग अलग प्रकार के कार्य सौंपे गए थे और संविधान निर्माण में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, सभी समितियों में से एक महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिससे अनेक बार परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे। इसका जो कार्य था, जिस प्रकार का इसका नाम है, वही इसका कार्य था संविधान का मसौदा तैयार करना, ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो ये इसका कार्य था जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक है, इसका गठन कब हुआ, तो आप 29 अगस्त 1947 यह तिथि याद रखेंगे, स्वतंत्रता के बाद की तिथि है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो सलाहकारों द्वारा जो संविधान तैयार किया गया है, समितियों द्वारा जो तैयार किया गया है, उसकी जांच करना। ठीक है, और फिर उसे विचार करके क्या, उस पर विचार करके संविधान का मसौदा तैयार करना। ठीक है, उस पर विचार करके संविधान का मसौदा तैयार करना कि किस प्रकार का होना चाहिए। तो ये प्रारूप समिति के कार्य थे। इसके जो मेंबर हैं, इनका नाम परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें टोटल 7 मेंबर थे, 1+7। ठीक है, सॉरी 1+6, इसमें 7 मेंबर थे। इन सभी के नाम आपको याद होना चाहिए। अध्यक्षता करी अम्बेडकर साहब ने, उसके बाद गोपाल स्वामी अयंगार इसके सदस्य थे, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर सदस्य थे, के.एम. मुंशी जी सदस्य थे, मोहम्मद सादुल्लाह सदस्य थे, के.एन. माधवराव सदस्य थे, टी.टी. कृष्णमाचारी सदस्य थे। माधवराव जी ने जगह ली थी मित्तर जी की। ठीक है, क्योंकि मित्तर जी को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देना पड़ा था। और कृष्णमाचारी जी ने जगह ली थी डी.पी. खेतान की, क्योंकि खेतान जी की बीच में ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो याद करने का तरीका इनको यही है कि सभी भगवान कृष्ण जी के नाम पर है। टी.टी. कृष्णमाचारी माधव कृष्ण जी के नाम पे ही है। ठीक है, गोपाल कृष्ण जी के नाम पे ही है। कृष्ण स्वामी अय्यर, 4 नाम तो यही हो गए, 1 2 3 4, ये 4 नाम आपको याद हो जाएंगे। माधव जो है सबके मित्र हैं, तो इसलिए माधव ने मित्र की जगह ली, मित्र की। और भगवान कृष्ण ने सभी असुरों का वध किया, सभी शैतानों का वध किया। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ये बस याद करने की ट्रिक है। बाकी ये सभी सदस्य जो है बहुत सामान्य है। ठीक है, जिस प्रकार से आप इस सब नामों को याद रखेंगे, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ते हैं आगे। इस समिति ने जो अपना पहला मसौदा प्रस्तुत किया था, वह किया था 21 फरवरी 1948 को। ठीक, और इस समिति में और पूरे संविधान में बी.आर. अम्बेडकर जी के योगदान के कारण उन्हें आधुनिक मनु तथा भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, संविधान का जो प्रारूप बना था, उसका पहला वाचन 4 नवंबर को हुआ, द्वितीय वाचन स्थिति को हुआ, और तृतीय वाचन जो हुआ 17 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। और 26 नवंबर 1949 की यह स्वर्णिम तिथि थी। इसी दिन संविधान को स्वीकार किया गया। ठीक है, और इसमें कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, 284। अब 284 सदस्यों के नाम तो हम याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो परीक्षा में प्रश्न बनते हैं वो महिलाओं से अक्सर बनते हैं। ठीक है, कि इसमें कौन कौन महिलाएं शामिल थी, तो 12 महिलाएं शामिल थी। आप सब इन महिलाओं का नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो इनके नाम की सूची आप अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, और जो संविधान हमने उस दिन स्वीकार किया था, उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे तथा 8 अनुसूचियां थी। इसी दिन से संविधान कुछ प्रावधानों के साथ लागू भी हो गया। ठीक है, लेकिन पूर्णतः लागू नहीं हुआ। पूर्णतः जो हमारा संविधान लागू हुआ था, वह हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस तिथि को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया। बढ़ते हैं आगे। अंशतः हमारा संविधान लागू 26 जनवरी 1949 को हो गया था, कुछ अनुच्छेदों के साथ, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। अंतिम बैठक संविधान सभा की स्वीकार, अगर पूछता है कि अंतिम रूप से संविधान को स्वीकार कब किया गया, ठीक है, तो इसका जवाब होगा 26 नवंबर 1949। और अगर पूछते हैं अंतिम बैठक कब हुई, तो वो हुई 24 जनवरी 1950। अगर पूछते हैं कि संविधान को लागू कब किया गया पूर्णतः, तो तिथि आएगी
26 जनवरी 1950। ठीक, तो ये 3 तिथियां अपने आप में महत्वपूर्ण है। 24 को जो है अंतिम बैठक थी और इसी दिन राष्ट्रपति चुना गया राजेंद्र प्रसाद जी को, इससे पहले जो कि अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अधिवेशन हुए 11, 63 लाख का खर्च आया था, है ना। 63 लाख कुछ हजार का इसमें जो है खर्चा भी आया था संविधान निर्माण में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब संविधान निर्माण के बाद, संविधान के लागू होने के बाद जो प्रथम मंत्रिमंडल बना था भारत का, ठीक है, उससे पहले जो देश की व्यवस्थाएं चली थी वो चली थी अंतरिम मंत्रिमंडल से। ठीक है, तो देश के प्रथम चुनाव से पहले यहाँ पर होते हैं प्रथम चुनाव। ये पॉइंट है प्रथम चुनाव का। जब स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल चुना गया होगा, उससे पहले की जो व्यवस्थाएं थी देश की वो किससे चली? अंतरिम मंत्रिमंडल से। तो बार प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा मंत्रिमंडल किसके पास था, कौन से मंत्री किस विभाग को संभाल रहे थे। तो ये सब आप जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब की सूची आप बना लीजिए। वल्लभ भाई पटेल गृह विभाग, रक्षा विभाग बलदेव सिंह, उद्योग आपूर्ति जॉन मथाई, शिक्षा और कला सी राजगोपालाचारी, रेलवे आसिफ अली, श्रम जगजीवन राम, कृषि और खाद्य राजेंद्र प्रसाद जी, स्वास्थ्य सर सैफात अहमद खान, वाणिज्य भाभाजी, वित्त जो है लियाकत अली खान। तो ये सब लोग इसमें थे। और प्रथम मंत्रिमंडल के गठन के बाद जैसे रेलवे था तो ये मथाई जी को दे दिया गया, वित्त इसके बाद चिट्टी जी के पास आ गया था, और जैसा कि आप देखेंगे स्वास्थ्य भी यहाँ पर बदला, राज्य कुमारी अमृत कौर के पास आ गया, है ना। वाणिज्य जैसे सी एच बाबा जी के पास पहले भी था, अभी भी नहीं के पास रहा। शिक्षा का मंत्रालय जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ादी के पास रहा, और उद्योग तथा आपूर्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास रहा। तो ये सब इनकी सूची है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। 24 जनवरी को जिस दिन राष्ट्रपति बने थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, उसी दिन हमारे देश के राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गान दोनों को अपनाया गया। ठीक, बाकी जो राष्ट्रीय ध्वज था वह स्वतंत्रता से पहले 22 जुलाई को अपना दिया गया था। ठीक है, और राष्ट्रमंडल में अध्यक्षता या सदस्यता 1949 में थी। विभाजन के पश्चात जो 389 मेंबर थे वो बढ़ गए, 299 सदस्य भारत के संविधान सभा में थे, अन्य जो है पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जब संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान को तैयार किया तो उस समय अलग अलग समितियों ने बहुत सारे कार्य किए, अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। तो किस देश के संविधान से हमने क्या क्या बातें अपनाई, ये अपना में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इन बातों को अन्य देशों से लेने के कारण भारतीय संविधान को कई बार उधार का थैला भी कहा जाता है। ठीक है, उधार का थैला, किंतु ये बात जो है स्वीकार्य नहीं है, इसे उधार का थैला नहीं कहा जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि ही थी उस समय पे। उन्होंने क्या किया, जो अतीत था, इतिहास था, है ना, उसकी उपेक्षा नहीं करी। क्योंकि अन्य देशों का जो संविधान था उनमें भी जो बातें थी, जो मूल्य थे, वो एक लंबे संघर्ष के बाद आए थे। ठीक है, और परिशुद्ध होकर आए थे। तो संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि थी, इन्होंने अतीत की उपेक्षा नहीं करी। ठीक है, और जो स्थापित ढांचा था और जो अन्य के अनुभव पर जो चीजें आधारित थी उन सबको जो है स्वयं में समाहित कर लिया। ठीक है, तो ये उधार का थैले की जगह यह एक दूरदृष्टिता थी, और उसी दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि भारतीय संविधान अब तक भी लगातार बना हुआ है। इसीलिए इसे जीवन दस्तावेज, संविधान को जीवंत दस्तावेज भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान को। बाकी जो अन्य देशों के संविधान थे वो समय के साथ सब ढह गए। ठीक है, सफल नहीं हो पाए। बहुत देशों के संविधान बने लेकिन
नहीं चल पाई उस समय जो हमारे साथ आज़ाद हुए थे। भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जो लगातार तब से अब तक बना हुआ है। पढ़ते हैं क्या क्या स्रोत थे। ब्रिटेन से हमने क्या किया, संसदीय सरकार ली, कानून का शासन लिया, विधायी प्रक्रिया ली, एकल नागरिकता ली, ठीक है, कैबिनेट प्रणाली तथा द्विसदनीय व्यवस्था ली। अमेरिका से हमने क्या लिया, मौलिक अधिकार लिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया, राष्ट्रपति का महाभियोग लिया और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ली, ठीक है। और एक बात और ली, वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना भी हमने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली, लेकिन इसकी जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। तो ये याद रखा जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली, लेकिन प्रस्तावना का जो विचार है वो हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया है। बढ़ते हैं आगे। आयरलैंड है, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी ली, ठीक है। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ठीक है, वो हमने यहाँ से लिया है, आयरलैंड से। और आगे हम पढ़ेंगे कि राज्यसभा की चुनाव की प्रक्रिया वो हमने कहीं और से लिया, ठीक है। कनाडा से हमने लिया संघात्मक शासन वहाँ से, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में नहीं तो ना, यह भी हमने कनाडा से ही लिया। बढ़ते हैं आगे। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार जो स्थगित होते हैं 20 और 21 को छोड़ के, वो हमने जर्मनी से लिया है। समवर्ती सूची के प्रावधान जो हमने लिए ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। संयुक्त बैठक भी हमने क्या ली है, ऑस्ट्रेलिया से ही ली है। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया ली है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव यह दक्षिण अफ्रीका से लिया है, जबकि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, बारीक सा अंतर है। और गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो आदर्श है वो फ्रांसीसी क्रांति से लिया है। तो यही सब लिया गया है। रशिया से हमने मौलिक कर्तव्य लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया। जापान से हमने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली। जब हम अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति को उसकी प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है अथवा नहीं। तो यह हमने जापान से ही लिया। और विधि की सम्यक प्रक्रिया, यह भी एक टर्म है, यह हम अनुच्छेद 21 के टाइम पर डिस्कस करेंगे। सम्यक प्रक्रिया को हमने अमेरिका से लिया है, तो हम पढ़ेंगे आगे। बाकी भारत शासन अधिनियम का हमने जिक्र किया था, तो वहाँ से क्या क्या लिया है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये सब चीज़ें संविधान से ली गई और इसके बाद भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया, ठीक है। संविधान के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। भारतीय संविधान, पहले तो इसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। जीवंत दस्तावेज एक जीवित प्राणी की तरह है। रीज़न यह है, इसमें लगातार सुधार हुए, बदलाव आए, किंतु अब तक बना रहा। इसने परिस्थितियों के हिसाब से स्वयं को ढाला है। जब जैसी परिस्थितियों की आवश्यकता हुई, जैसे नियमों की आवश्यकता हुई, इसने स्वयं को उस अनुरूप ढाला, इसलिए इसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। और जब संविधान को हम लागू कर रहे थे तो अम्बेडकर जी ने उस समय पर जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा संविधान कितना सफल होगा या असफल होगा, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि संविधान कैसा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि संविधान को जो देखने वाले लोग हैं, इस देश को चलाने वाले लोग हैं, जो विधि निर्माता हैं उस समय के, वो कैसे होंगे, ठीक है। तो ये उन पर निर्भर करता है। अगर संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो बुरा संविधान भी अच्छा साबित होगा, और अगर संविधान को लागू करने वाले लोग जो हैं बुरे हैं, उनकी नीयत में खोट है, तो अच्छा संविधान ही बहुत बुरा साबित होगा। यह अम्बेडकर जी के कहने का तात्पर्य था। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वह प्रस्तावना।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे खूबसूरत दुनिया की प्रस्तावना में, दुनिया के संविधानों की प्रस्तावना में से एक है भारत की प्रस्तावना। ग्रेनविल ऑस्टिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर कहा कि जो सब मैं आज तक एक आदर्श संविधान के रूप में लिखना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, वह सब भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना में मौजूद है। ठीक है, और इसे इन्होंने फ्रंट कवर बना दिया था अपनी बुक का, कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, पढ़ते हैं प्रस्तावना को क्या लिखा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये विशेषण बहुत महत्वपूर्ण है, हम भारत के लोग, अर्थात भारतीय संविधान की जो शक्ति है वो कहाँ से आ रही है? हम भारत के लोगों से। कौन है जिसने संविधान को शक्ति दी है? वो है हम भारत के लोग, जो जनता है, वो संविधान की शक्ति का स्रोत है। हम भारत के लोग, उससे संविधान शक्ति पा रहा है। क्या लक्ष्य है हमारा? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है एक सर्वोच्च सत्ता, है ना, जिस पर किसी भी बाहरी शक्ति का कोई कंट्रोल ना हो, जो स्वयं में ही खुद से ही विधि बनाए, खुद में सक्षम हो। ठीक है, एक ऐसी सत्ता है ये जो किसी को स्वयं से बड़ा नहीं मानती है। ठीक है, और जब ऐसी सत्ता होगी तो वही राज्य अपने लिए नियम कानून बना पाएगा, बाहर से शासित नहीं होगा। ठीक है, तो ये किसी भी राज्य का बहुत अनिवार्य गुण है, प्रभु सत्ता। बिना प्रभु सत्ता के वो राज्य जो है स्वतंत्र नहीं है, जब तक उसमें खुद की शक्ति नहीं है अपने नियम कानून बनाने की। ठीक है, वर्तमान में प्रभु सत्ता प्रभावित हुई है, किससे प्रभावित हुई है? यूनाइटेड नेशन से, क्योंकि वो गाइडलाइन देता है कि ऐसे कानून बनाओ, ये कानून बनाओ, वो कानून बनाओ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से उन्होंने किसी भी राज्य की प्रभु सत्ता में, किसी भी देश की प्रभु सत्ता में जरूर दखलंदाजी की है, और उससे प्रभु सत्ता में फर्क आया है। ठीक है, ये है प्रभुत्व संपन्न का अर्थ। इसके बाद अगला जो विशेषण है इसमें लिखा है समाजवादी। तो समाजवादी का हम अगर अर्थ करते हैं तो संविधान में इसकी जो है कोई परिभाषा नहीं दी गई है कि समाजवादी का क्या अर्थ है। ठीक है, किंतु फिर भी संविधान निर्माताओं की बहसों से, है ना, उनके विचारों से हम समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते थे समाजवाद से। तो उनका अर्थ बस इतना था कि जितना भी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक, जितने भी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जो अन्याय है, शोषण है, इन सब से मुक्ति ही वही समाजवाद है, साधारण अर्थों में। ठीक है, तो यही समाजवाद है साधारण अर्थों में। वैसे तो समाजवाद बहुत बड़ी परिकल्पना है, बहुत गहरा अर्थ स्वयं में समाती है, किंतु भारतीय संविधान के संदर्भ में इसका अर्थ बस इतना ही है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण से मुक्ति का मार्ग ही समाजवाद है। अगला यहाँ पर जो विशेषण है वह पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है भारत के संदर्भ में? ठीक है, तो भारत के संदर्भ में पहले इसका अर्थ पश्चिमी संदर्भ में समझते हैं, पश्चिमी राष्ट्रों के संदर्भ में। तो पश्चिमी राष्ट्र जब पंथ निरपेक्षता को परिभाषित करते हैं तो वो कहते हैं कि राज्य तथा धर्म, इनके बीच कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। अर्थात राज्य जो है धर्म के मामले में कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा, और धर्म जो है राज्य के मामले में कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। ये पश्चिमी अवधारणा है धर्मनिरपेक्षता की। ठीक है, बिल्कुल दोनों के बीच दूरी, धर्म तथा राज्य की बीच की दूरी। ठीक है, किंतु जो भारतीय अवधारणा है यह पश्चिम से भिन्न है। भारतीय अवधारणा में पंथ निरपेक्षता का अर्थ अधिक गहरा है और अधिक तर्कसंगत भी है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म की व्यक्तिगत तथा सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है क्या है, प्राप्त हैं, और ये स्वतंत्रताएं किसने दी हैं? राज्य ने दी हैं।
ठीक है। और राज्य का अपना स्वयं का कोई भी क्या है, धर्म नहीं है। जो राज्य है उसका स्वयं का कोई भी धर्म नहीं है, और उसने शक्ति दी है, सभी व्यक्तियों को अधिकार दिए हैं कि वो अपने अपने धर्म का पालन करें। किंतु जब इस धर्म को पालन करने में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के धर्म पर अतिक्रमण करेगा, या किसी धर्म के अंदर व्याप्त जो भी कुरीतियां होती हैं, ठीक है, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, सदाचार से संबंधित हो गया, ये सब कुरीतियां किसी अन्य के अधिकार को प्रभावित करती हैं, तो राज्य वहां पर हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, नकारात्मक हस्तक्षेप। तो भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का अर्थ अधिक व्यापक है और अधिक तर्कसंगत भी भारतीय स्थिति को देखकर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ, साधारण अर्थ में यह है कि राज्य का जो प्रमुख होगा वह जनता के बीच से ही निर्वाचित होगा। ठीक है, साधारण अर्थों में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ यही है, जैसे हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, तो जनता के बीच से ही चुन के जो है राष्ट्र का सर्वोच्च पद जा रहा है, तो यही लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ है। तो ये हमारे संविधान का लक्ष्य है कि उसे अपने राज्य को प्रभुत्व संपन्न बनाना है, समाजवादी बनाना है, पंथ निरपेक्ष बनाना है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। न्याय की जो बात करी गई है, 3 प्रकार का न्याय की यहाँ पे बात की गई है। पहला न्याय है सामाजिक न्याय। इनका क्रम भी याद रखना जरूरी है। सबसे पहले हम देश में सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं, जिसको हम आज तक नहीं कर पाए हैं। उसके बाद आता है आर्थिक न्याय, इसकी स्थापना हम अंशतः कर पाए हैं। उसके बाद है राजनीतिक न्याय, जिसकी स्थापना कहीं ना कहीं देश में हुई है। ठीक है, अब राजनीतिक न्याय के अंतर्गत क्या आता है कि सभी लोगों को जो है अधिकार है वोट देने का। ठीक है, स्वतंत्रता है, और एक व्यक्ति का एक वोट, पूरे देश में जो है क्या, एक व्यक्ति का एक वोट है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से समानता है, सभी को जो है मताधिकार दिया गया 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को, और सभी को जो है अधिकार दिया गया कि वो चुनाव लड़े। तो इस प्रकार से राजनीतिक न्याय की स्थापना हुई है कहीं ना कहीं। ठीक है, किंतु जब हम आर्थिक न्याय पे पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि एक वर्ग के पास भारत में क्या है, बहुत बड़ी पूंजी है, और एक वर्ग जो है बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, शोषित है। और धन का संकेंद्रण हम भारत में देखते हैं कि 10% लोगों के पास भारत की जो है बहुत बड़ी पूंजी है, और जो 90% है उनके पास बहुत कम पूंजी है। तो धन का संकेंद्रण किसी एक तराजू की तरफ हुआ है। तो कह सकते हैं कि आर्थिक न्याय की स्थापना में हम थोड़ा पीछे हैं। और जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो इसकी स्थापना के लिए ही आरक्षण का प्रावधान किया गया, किंतु वर्तमान तक सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं की जा सकी है। और इसका प्रमाण है कि लगातार आरक्षण का आगे बढ़ता रहना। ठीक है, सामाजिक न्याय को पहले हम समझते हैं कि है क्या। यदि यहाँ पहुंचना, इस पंक्ति पे पहुंचना यदि हमारा लक्ष्य है, ठीक है, तो जरूरी है कि रेस जिस पंक्ति से शुरू हो सभी लोग उसी पंक्ति पर रहें। ठीक है, किंतु हमारे समाज में जो व्यवस्थाएं हैं वो कुछ ऐसी हैं, जैसे तथाकथित उच्च जाति के जो लोग हैं वो तो यहाँ पर हैं, लेकिन जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, दलित हैं, उन्हें कहीं ना कहीं हमने हाशिए पर धकेला है, वो लोग पीछे हैं। ठीक है, तो संविधान प्रावधान करता है कि आरक्षण के द्वारा इन लोगों को पहले इस पंक्ति तक तो पहुंचाया जाए, और जब ये लोग इस पंक्ति तक पहुंच जाएंगे तो तब रेस शुरू होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो यात्रा है यही सामाजिक न्याय है संक्षेप में। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद संविधान में समता की बात कही गई, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता, अनुच्छेद 14 द्वारा इसको देने का प्रयास किया गया है, हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात की गई है। और जो बंधुता शब्द है ये स्वयं में सबसे गहरा और सबसे विराट अर्थ समेटे हुए है। किस प्रकार से, इसे हम समझते हैं। हम देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा धर्मनिरपेक्षता हो गया, समाजवाद हो गया, इन सब शब्दों को शामिल किया गया था।
तो कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है, भारत पंथ निरपेक्ष नहीं था, इसमें पंथ निरपेक्षता जबरदस्ती जोड़ी गई है। ठीक है, तो यह उनकी ज्ञान की अपूर्णता के कारण वो लोग ऐसा कहते हैं। उन्होंने कभी बंधुता शब्द पर फोकस ही नहीं किया कि बंधुता स्वयं में क्या कहना चाह रही है। तो जो बंधुता है, ये पंथ निरपेक्षता से बड़ा कैनवास, ठीक है, एक बड़ा घेरा स्वयं में बनाए हुए। जो पंथ निरपेक्षता की अवधारणा है, ये बंधुता के भीतर है। ठीक है, यदि यदि लोगों में बंधुता होगी, बंधुता का अर्थ है भाईचारा, यदि लोगों में बंधुता होगी तो पंथ निरपेक्षता की तो वहाँ पे आवश्यकता ही नहीं है। वो तो स्वयं में ही पंथ निरपेक्ष हो जाएंगे, एक दूसरे को समझेंगे। ठीक है, और जो भी संप्रदायवाद है, ये सब बातें हैं, ये सब वहाँ नहीं पनपेंगी। ठीक है, तो बंधुता सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान में, भारतीय लोगों में, नागरिकों में। और वर्तमान हम देखते हैं कि बंधुता का ही ह्रास हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है बंधुता को समझना आवश्यक है। ठीक, अब आगे कहा है कि दृढ़ संकल्पित होकर संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949, जिसे हम पिछले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, संविधान को अंगीकृत अर्थात से धारण करते हैं। क्या कर रहे हैं हम? अंगीकृत कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। अधिनियमित, अधिनियमित मतलब इसे एक वैधता दे रहे हैं। ठीक है, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं, स्वयं को इसको समर्पित करते हैं। तो यह इन तीन शब्दों का अर्थ है। हम इसे धारण करते हैं, स्वयं को समर्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं, इसे वैधता प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अधिनियम बन रहा है, अधिनियम की तरह। तो यह संविधान की प्रस्तावना का अर्थ है। ठीक है, अब इसमें संशोधन पड़ता है। जैसा कि बताया 1976 में से संशोधन हुआ था। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगर इन्हें नहीं भी जोड़ते तब भी हमारे संविधान का उद्देश्य यही है, एक धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करना, समाजवाद की स्थापना करना। जब हम डीपीएसपी पढ़ते हैं, जब हम डीपीएसपी पढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ते हैं, तो तब हमें समाजवाद का दर्शन वहाँ पे दिखता है, धर्मनिरपेक्षता का दर्शन हमें दिखता है जब हम धार्मिक स्वतंत्रता को पढ़ते हैं। ठीक है, और जब धर्मनिरपेक्षता होगी, समाजवाद होगा, है ना, तो अखंडता तो वहाँ पर स्वयं आ जाएगी। तो यह सब प्रस्तावना के बारे में इम्पोर्टेंट बातें थी। प्रस्तावना से संबंधित जो इम्पोर्टेंट केसेस हुए थे, जो वाद थे, पहला है बेरुबेड़ी संघवाद। ठीक है, बेरुबाड़ी संघवाद। ठीक है, 1960 में हुआ था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग मानने से मना कर दिया, मना कर दिया, बोला कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, लेकिन यह भी कहा कि जहां भी संविधान का आशय समझने में, उसके प्रावधानों को समझने में कठिनाइयां आएंगी, वहां संविधान की प्रस्तावना का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, वहां में संविधान की प्रस्तावना का सहारा लेना चाहिए, संविधान निर्माताओं के दर्शन को समझना चाहिए, और इस प्रकार से प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है, यह कहा गया था बेरुबाड़ीवाद में। फिर 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद हुआ, इसमें उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न भाग स्वीकार किया, कि बोला हाँ, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, और तथा इसे संशोधित भी किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के अधीन। ठीक, और इसी वाद में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल संरचना का भी सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, तो यह भी कहा गया कि संविधान में संशोधन के समय यह ध्यान रखा जाए कि उसके संविधान की जो मूल संरचना है वह कहीं से भी प्रभावित ना होने पाए। ठीक, तो यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा, तो ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कहा। अब क्यों आत्मा कहा? क्योंकि यदि हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि संविधान में क्या कहा गया है, भारतीय संविधान कहना क्या चाहता है।
सारे संविधान की आत्मा है, सारे संविधान का मर्म है, इसलिए ठाकुर दास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ठीक। यदि जो संविधान के अन्य प्रावधान है, पूरी जो संविधान की किताब है, वो यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ठीक। के एम मुंशी ने इसे क्या कहा? राजनीतिक कुंडली कहा। अब कुंडली क्यों कहा? क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति की कुंडली देखते हैं तो हम उसके भूत भविष्य वर्तमान का एक अंदाजा लगाते हैं कि किस तरफ जाएगा, किसकी दिशा क्या होगी। ठीक है। इसी प्रकार से संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सारी की सारी प्रस्तावना, सारी की सारी संविधान की जो पुस्तक है वो क्या कहना चाहती है। तो इसलिए इसे राजनीतिक कुंडली कहा गया है। अर्नेस्ट बार्कर ने इसे संविधान का सार कहा है, बिल्कुल कहना भी उचित है, तथा संविधान की कुंजी कहा है। और पालकी वाला ने इसे संविधान का पहचान पत्र कहा है। ठीक। तो हाँ, संविधान की जो प्रस्तावना है वो दर्शन है संपूर्ण संविधान का। और मुख्य परीक्षा में कई बार इससे प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान का दर्शन किस प्रकार से है। तो यह प्रश्न मुख्य परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। संविधान का जो स्रोत है, संविधान को जो शक्ति मिलती है, कहाँ से मिलती है? भारत के लोगों से। स्वरूप, राज्य का स्वरूप तय करती है संविधान की प्रस्तावना कि हमारा राज्य किस प्रकार का है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना तय करती है राज्य का स्वरूप। यदि आपसे पूछे कि भारत कैसा है, किस प्रकार का राज्य है, तो आप कहेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है। ठीक है, ये संविधान के स्वरूप को दिखाती है प्रस्तावना। और प्रस्तावना साथ में राज्य का उद्देश्य भी दिखाती है, किस प्रकार के राज्य की हम स्थापना करना चाहते हैं। तो जहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो, हर प्रकार की स्वतंत्रताएं हो, समानताएं हो, व्यक्ति की गरिमा का जहाँ ख्याल रखा गया हो। ठीक है, और एकता और अखंडता जिसमें सुनिश्चित की गई हो, इस प्रकार के राज्य का हम स्वरूप चाहते हैं। यह हमारे संविधान के प्रस्तावना का उद्देश्य है। ठीक है, बाकी इसके सारे अर्थ जो इसके विशेषण है, प्रस्तावना के विशेषण, उनको हम समझ चुके हैं। तो ये अर्थ उसी समारोह में यहाँ पे लिखा गया है। पढ़ते हैं आगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वह संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो 22 भागों में से संविधान के ये प्रथम भाग है। ठीक, भाग 1 में कहा गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और यहाँ पर 4 अनुच्छेद शामिल हैं। ठीक, इनको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। ठीक, फिर उसके बाद नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया, 6 में क्या कहा गया। 5 में कहा गया संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक, इसमें से जो बार बार परीक्षा में जो प्रश्न आता है वह आता है अनुच्छेद 9 से। ठीक है, कि आपकी नागरिकता कब छीन ली जाती है? तो जब आप स्वेच्छा से कहीं और की नागरिकता धारण कर लेते हैं, तो आप यहाँ की नागरिकता आपकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ठीक है, और अनुच्छेद 11 जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, अर्थात नागरिकता से संबंधित जो सारे प्रावधानों को बदलने की जो शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति, वो संसद में निहित है। ठीक, तो ये 2 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। तो पहले डिस्कस करते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र से पहले यह डिस्कस करना आवश्यक है, एक पृष्ठभूमि डिस्कस करना आवश्यक है, एक इतिहास को डिस्कस करना आवश्यक है कि उस समय क्या हुआ था। तो जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आया वह था रियासतों का एकीकरण। क्योंकि भारत में बहुत सारी रियासतें थी, लगभग 565। ठीक है, तो इन 565 रियासतों को किस प्रकार से एक किया जाए, यह प्रश्न था। इसके लिए 3 प्रकार की समितियां बनाई गई। समझौता समिति बनाई गई थी। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे पटेल साहब। ठीक, और उन्होंने जो है एकीकरण के लिए पटेल स्कीम भी दी थी, जिसे पटेल स्कीम कहा जाता है। उसके तहत एकीकरण किया गया। तो बहुत सारी रियासतें तो भारत में मिल गई, लेकिन कुछ 3 रियासतें थी। एक थी कश्मीर,
एक थी जूनागढ़ और एक थी हैदराबाद, जिन्हें शामिल करने में परेशानियां हुई। तो अंत में जो है कश्मीर को श्वेत पत्र से कश्मीर का विलय कर दिया गया भारत में। ठीक। जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा भारत में विलय कर दिया गया और हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन पोलो इसके लिए हुआ था, तो सैन्य कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक। तो ये सब बातें थी। अब पढ़ते हैं हम संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक। तो इसके अनुच्छेद 1 में कहा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। बहुत महत्वपूर्ण है संविधान का एक एक शब्द। इसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो क्या कहना चाह रहा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो हमारे जो देश का नाम है वो क्या है, भारत अर्थात इंडिया। तो हमारे देश के दो नाम है, संवैधानिक नाम जो हिंदुस्तान है वो हमारे देश का संवैधानिक नाम नहीं है। ठीक है, हमारे देश का संवैधानिक नाम है भारत और इंडिया। तो कई बार पूछते हैं कि हमारे देश का नाम क्या है, तो है भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, और कहा है राज्यों का संघ होगा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत और कनाडा, इनके संघों में जो अंतर है वो इस प्रकार से है कि कनाडा जो है फेडरेशन ऑफ स्टेट है, अर्थात वहां पे क्या हुआ है, बहुत सारे राज्य एक साथ आए हैं। ठीक है, और उन्होंने केंद्र को शक्ति दी है कि चलो एक संघ का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जब चाहें ये इससे अलग भी हो सकते हैं, प्रांतीय स्वायत्ता है वहां पर। किंतु भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो ये अंबेडकर जी ने इसको इस प्रकार से समझाया है कि हम किस प्रकार से अलग हैं। हम इस प्रकार अलग हैं कि भारत पहले एक है और प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर किसी भी राज्य की अपनी स्वायत्ता नहीं है। जो पिछला केस था कनाडा वाला, यहाँ पे तो प्रांत बहुत सारे एक साथ आए थे और फिर उन्होंने एक संघ का निर्माण किया था। किंतु भारत में यह नहीं है, भारत स्वयं में पहले एक राष्ट्र है और फिर इसने स्वयं को अनेक हिस्सों में बांटा है। और क्यों बांटा, प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा है। और किसी भी राज्य की अपनी कोई स्वायत्ता नहीं है, उसे कोई अधिकार नहीं कि वो संघ से अलग हो पाए। ठीक है, उसे कोई भी अधिकार नहीं है कि वो संघ से अलग हो पाए या अपनी सीमा बढ़ाए या अपनी सीमा घटाए। तो इस प्रकार से जो भारतीय संघ है वह कनाडा की तुलना में बहुत मजबूत है। ठीक है, और यह व्यवस्था इस प्रकार की क्यों की गई, क्योंकि हम विभाजन का दर्द जानते थे, है ना। और हमारा जो एकीकरण हुआ था रियासतों से लेकर एक राष्ट्र के रूप में, तो हम उस दर्द को भी जानते थे, उन कठिनाइयों को जानते थे। तो भविष्य में कोई विभाजन न हो, इस प्रकार की कोई दिक्कत न आए, अखंडता भारत की सुनिश्चित रहे, इसलिए भारत को क्या कहा गया, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया। ठीक। अब अनुच्छेद 1 के बिंदु 2 में पढ़ते हैं, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। तो पहली अनुसूची किससे संबंधित है, वह भारत में राज्य और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक। एक के 3 में क्या कहा गया, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र और पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र तथा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, ये सभी क्या होंगे, समाविष्ट होंगे। तो बताया गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या होगा। ठीक है, आप कैसे कहेंगे कि ये चीजें भारत की हैं, तो वो चीजें भारत की हैं, वो प्रदेश भारत के हैं जो कहाँ है, जो राज्यों के राज्य क्षेत्र है। अर्थात जो भी कोई भी राज्य है उसका जो राज्य का राज्य क्षेत्र है वो भारत में समाविष्ट है। दूसरा कहा गया पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, अर्थात यूटी की बात की गई, यूनियन टेरिटरीज की बात। जो पहली अनुसूची में जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो सब क्या होंगे, भारत के राज्य क्षेत्र होंगे। राज्यों के राज्य क्षेत्र वो भारत के राज्य क्षेत्र होंगे। और तीसरा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। अब हमने कल को पाकिस्तान को कब्जा दिया तो भारत का राज्य क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, या किसी राष्ट्र ने कोई हमें जमीन सौंप दी
कोई हम में शामिल हो गया तो भारत का ही राज्य क्षेत्र हो जाएगा। तो ये सब बातें जो अनुच्छेद 1 में बताई गई हैं। अनुच्छेद 2 क्या है? इसमें लिखा गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज किस अनुच्छेद में आएगी। ठीक है, तो समझिए क्या कहा है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक, दो शब्द हैं, प्रवेश या स्थापना। आगे पढ़िए, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर वो जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। प्रवेश या स्थापना से तात्पर्य ये है कि भारत भूमि का जो भी अपना एरिया है, ठीक है, इससे बाहर से कोई भी राज्य अगर भारत में मिलना चाहेगा तो वो किससे मिलेगा? अनुच्छेद 2 से मिलेगा। जैसे कि सिक्किम, ठीक है, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, वो भारत में शामिल हुआ, तो वो क्या है? नए राज्य का प्रवेश। ठीक, अब ये भारत की भूमि है, माना बात, समुद्र में अचानक कोई द्वीप प्रकट हो गया, ठीक है, कोई द्वीप अचानक प्रकट हो गया तो उसे भारत में किस प्रकार से शामिल किया जाएगा? उसे अनुच्छेद 2 से ही शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो और हो सकता है नया राज्य बना दिया जाए वहां पर उसे। ठीक है, जो अब तक था ही नहीं अस्तित्व में, तो जो अस्तित्व में अब तक था ही नहीं, अगर वो भारत में शामिल होता है तो वो अनुच्छेद 2 से शामिल होता है। ठीक है, तो सिक्किम भी इसी प्रकार के शामिल शामिल हुआ था 1975 में 36वें संविधान संशोधन से। यह है अनुच्छेद 2। अब अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 3 यह है कि जो भारत की भूमि है ये उसके अंदर की बात करता है। ठीक, अनुच्छेद 3 और 2 में फर्क यह है कि 2 करता है भारत की भूमि के बाहर की बात। ये कुछ भी नया होगा अगर उसको हम भारत में डालेंगे तो वो आएगा अनुच्छेद 2 से। लेकिन जब भारत के अंदर ही किसी राज्य को, 3 राज्यों को, 2 राज्यों को काट के एक राज्य बना दिया, या एक राज्य को काट के 2 राज्य बना दिए, ठीक है, या 4 राज्यों को मिला के एक राज्य बना दिया, या किसी का जो क्षेत्रफल है किसी राज्य का उसको घटा दिया या क्षेत्रफल बढ़ा दिया या उसका नाम परिवर्तित कर दिया, जैसे उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ था, तो ये सभी कार्यवाहियां जो होती हैं ये संसद किसके द्वारा करती हैं? ये करती हैं अनुच्छेद 3 के द्वारा। तो 2 और 3 का जो फर्क है वो बस यही है कि 3 बात करता है भारत के अंदर जो भी कार्रवाई होगी, किसी भी राज्य के साथ जो भी परिवर्तन होगा, नाम, क्षेत्र, कुछ भी परिवर्तन होता है अनुच्छेद 3 से होता है। और इस सीमा से बाहर, इस सीमा के बाहर से जो भी अस्तित्व में अब तक नहीं था, अगर कुछ भी नया आता है तो वो है अनुच्छेद 2 से। ठीक है, अब जैसे नया राज्य का निर्माण होगा तो अनुच्छेद 3 से होगा, और कल को नेपाल को भारत में शामिल करा दिया तो वो अनुच्छेद 2 से होगा। तो यही मूलभूत फर्क है। बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 3 के लिए क्या क्या संसद करेगी, ये सब प्रावधान करने के लिए तो ये कहा गया है कि जब किसी भी नए राज्य का निर्माण होगा या उसका क्षेत्र घटाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, सीमाओं में परिवर्तन होगा या नाम बदला जाएगा, तो उसके लिए ये सब राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से होगा। पहली बात किससे होगा? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, अच्छा, तो राष्ट्रपति की अनुमति पहले ले ली जाएगी इस चीज के लिए। अक्सर क्या होता है, विधेयक पास किए जाते हैं और अंतिम में जाता है राष्ट्रपति के पास, किंतु जब इस प्रकार की कार्रवाई होगी जो अनुच्छेद 3 में वर्णित है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही होगी। इसके बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे? संबंधित राज्य को, संबंधित राज्य को इस प्रकार का प्रपत्र भेजेंगे कि भाई हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और नियत तिथि मतलब फिक्स डेज के अंदर राज्य को इस पर अपना जवाब देना होगा। अब राज्य इसमें अगर जवाब हाँ देता है तो ठीक है, अगर राज्य जवाब नहीं भी देता है तो तब भी इसे क्या मान लिया जाएगा? पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, उस तिथि के बाद। तो कुल मिला के बात यह है कि राज्य को कोई शक्ति ही नहीं है उसके क्षेत्र, नाम, स्थिति
के संबंध में उसकी स्वायत्ता बिल्कुल शून्य है और जो भी शक्ति है वो संसद के हाथों में है। ठीक, ये इस अनुच्छेद में कहा गया है। अब आता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है कि जो भी अनुच्छेद 2 और 3 से होगा उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें कहा गया है। और इसके बाद कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नागरिकता। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।